कहानी की शुरुआत एक डिलीवरी मैन से होती है जो पार्सल पहुंचाने के लिए एक पुराने घर में जाता है। लेकिन वहां पहुंचते ही उसके साथ कुछ बेहद अजीब और डरावना होता है। अंदर से भारी और रहस्यमयी आवाजें आने लगती हैं। जिज्ञासा और घबराहट के बीच डिलीवरी मैन धीरे धीरे उस कमरे के अंदर जाता है। अचानक घर के पिछले कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर कमरे के भीतर पड़ती है, वो डर से सन्न रह जाता है। जिस व्यक्ति को उसने कुछ ही देर पहले ड्राइंग रूम में उल्टियां करते हुए देखा था, वही अब छत से लटका हुआ दिखाई देता है। ये खौफनाक दृश्य देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। इसके बाद कहानी शहर में रहने वाली हनीफ और एस्ती नाम की दो बहनों की तरफ मुड़ती है। उनके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर जीवन गुजार रही होती हैं। वे हर मुश्किल में साथ खड़ी रहती हैं और एक दूसरे का ख्याल रखती हैं। एक रात अचानक उन्हें उनकी आंट साहिबा का फोन आता है, जो उनके गांव वाले घर में उनके माता पिता के यहाँ काम करती थी। आंट साहिबा घबराई हुई आवाज में बताती है कि उनके अंकल कैर की हालत बहुत गंभीर है। वो अपनी आखिरी सांस लेने से पहले दोनों भांजियों से एक बार मिलना चाहते हैं। ये खबर सुनकर दोनों बहनें गांव जाने का फैसला करती हैं। एस्ती बहुत खुश थी कि वो अपने गांव जा रही है, लेकिन हनीफ बिल्कुल खुश नहीं थी। असल में जब वे दोनों बहनें छोटी थीं, तब एक दिन घर वापस आते हुए शाम हो गई थी, जिसे देख उनकी माँ उन्हें बहुत डांटती हैं और कहती है कि शाम के बाद बाहर जंगल में बुरी आत्माएं और जिन्न घूमते हैं, जो इंसान को देख उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये कहकर वो उन्हें अपने कमरे में जाने को कहती है। लेकिन उसी रात डिनर के बाद जान उनकी माँ किचन में बर्तन साफ कर रही होती हैं। तभी लाइटें फ्लिकर करने लगती हैं और वहां रखा बर्तन भी अपने आप हिलने लगता है और देखते ही देखते नीचे गिर जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ सके, तभी कोई ईविल स्पिरिट उसे पोजेस कर लेती है। थोड़ी देर बाद हनीफ अपनी माँ को बुलाने किचन में आती है, जिसके पीछे एस्ती भी वहां आ जाती है। वे देखती हैं कि उनकी माँ अजीब हरकत कर रही हैं और सोरोब बोलकर मिट्टी की उल्टी कर देती हैं। तभी हनीफ की नींद टूट जाती है और तब तक वे लोग गांव पहुंच चुके थे और उन्हें लेने आंट साहिबा के पति आए हुए थे। लेकिन उनसे अंकल कैर के बारे में पूछने पर वे खामोश ही रहते हैं। उनकी घबराहट को देख उन्हें अजीब लगता है, लेकिन वे कुछ नहीं कहते और शाम होने तक वे अपने घर पहुंच जाते हैं। फिर आंट साहिबा उन्हें सीधे अंकल कैर के कमरे में ले जाती हैं। उनकी हालत बेहद नाजुक लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि उनका जीवन अब कुछ ही पलों का मेहमान है। जैसे ही एस्ती अपने अंकल कैर को देखती है, उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगती है। लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जिससे वो पूरी तरह डर जाती है। अंकल कैर, जो कुछ क्षण पहले बिस्तर पर पड़े हुए थे, वे अचानक उठकर बैठ जाते हैं। फिर लड़खड़ाते हुए बड़ी बहन हनीफ की तरफ बढ़ते हैं। उनकी आंखों में अजीब सा दर्द और पछतावा दिखाई दे रहा था। अगले ही पल वे हनीफ के सामने घुटनों के बल गिर पड़ते हैं और बार बार उससे माफी मांगने लगते हैं। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी पुराने और भयानक अपराध का बोझ अपने दिल में लिए हुए हों। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कैर का शरीर एबनॉर्मल तरीके से कांपने लगता है। उनके चेहरे पर भयंकर पीड़ा दिखाई देती है और एक दर्दनाक चीख के साथ वे जमीन पर गिर पड़ते हैं, जिसे देख कमरे में मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। उनकी चीख को सुन सभी कमरे के अंदर आ जाते हैं, जिनके साथ एक डॉक्टर भी होता है, जो चेक करके बताता है कि कैर अब नहीं रहे। डॉक्टर के वहां से जाने के बाद आंट साहिबा बताती है कि कैर ने कई बार आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार किसी न किसी तरह बच गए, मानो मौत उन्हें अपने साथ ले जाने से इनकार कर रही हो। अब उनकी आखिरी इच्छा सिर्फ इतनी थी कि वे अपनी दोनों भांजियों को एक बार देख लें, ताकि शांति से मर सकें। ये सब सुनकर हनीफ और एस्ती और भी उलझन में पड़ जाती हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर उनके अंकल के साथ क्या हो रहा है। जिसके बाद वे साहिबा से कैर की पत्नी और उनकी आंट सबा के बारे में पूछती हैं, जिस पर साहिबा बताती है कि बचपन में उनके पेरेंट्स की मौत के बाद जब वे दोनों शहर चले गए, तो उसके कुछ दिन बाद उनकी आंटी भी अचानक कहीं चली गई, जिसे सुन वे हैरान हो जाते हैं। थकी हुई दोनों बहनें अपने बचपन के पुराने कमरे में आराम करने जाते हैं, जहां वे दोनों कमरे को अच्छी तरह से देखने लगते हैं, जहां उनका बचपन बीता था। तभी एस्ती को अपने बचपन का एक खिलौना दिखता है, जिसे लेकर हनीफ उसे डराया करती थी, ये कहते हुए कि रात को उसका ये खिलौना अपने आप हिलने लगता है और बात भी करता है, जिससे एस्ती बहुत डरती थी। खैर, तो रात को सोते वक्त दोनों बहनें बातें करने लगती हैं। एस्ती पूछती है कि अंकल ने खुद को खत्म क्यों किया, जिस पर हनीफ बताती है कि शायद आंट सबा के अचानक जाने से उन्हें गहरा दुख हुआ होगा। फिर एस्ती पूछती है कि क्या हो अगर अंकल फिर से जिंदा हो जाए, जैसा साहिबा ने कहा था।
लेकिन हनीफ कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर ने खुद चेक करके कंफर्म किया है। जिसके बाद दोनों सो जाती हैं। आधी रात के करीब, जब पूरा घर गहरे सन्नाटे में डूबा हुआ था, कैर एक बार फिर उठ खड़ा होता है और धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर निकल जाता है। उसी दौरान एस्ती की आंख खुल जाती है। वो बिस्तर की तरफ देखती है और घबरा जाती है, क्योंकि हनीफ वहां नहीं थी। चिंता में डूबी एस्ती तुरंत अपनी बहन को ढूंढने कमरे से बाहर आती है। वो नोटिस करती है कि अंकल कैर के कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। तभी उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। एस्ती डरते हुए पीछे मुड़ती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। थोड़ी देर बाद वो बाथरूम में अपनी बड़ी बहन हनीफ को देख उसे थोड़ी राहत मिलती है। वो घबराई हुई सारी बात अपनी बहन को बताती है, जिस पर हनीफ को यकीन नहीं होता और दोनों मिलकर चेक करने जाती हैं। लेकिन एस्ती देखती है कि कुछ समय पहले जो दरवाजा खुला हुआ था, अब वो बंद है। एस्ती फिर भी बोलती है कि वो सच कह रही थी। हनीफ को लग रहा था कि उसे शायद भ्रम हुआ होगा, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और दोनों सोने चले जाते हैं। अगले दिन कैर के अंतिम संस्कार और रस्में शुरू होती हैं। गांव के लोग इकट्ठा होकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब कैर की लाश को दफनाने के लिए ले जाया जा रहा था, तब अचानक एस्ती की तबीयत बिगड़ने लगती है और उसकी नाक से खून बहना शुरू हो जाता है। ये देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। आंट साहिबा तुरंत उसे घर जाकर आराम करने की सलाह देती है, तो दोनों बहनें वापस घर लौट आती हैं। अपनी बहन को बिस्तर पर सुलाकर हनीफ घर में घूमने लगती है। तभी उसकी नज़र एक छोटे से गुड़िया पर जाती है, जिसे उसकी माँ कपड़े सिलने के समय सुई को रखने के लिए इस्तेमाल करती थी। वो गुड़िया दिखने में बहुत प्यारा था, तो वो उसे अपने बैग में लटका देती है और दोबारा घर को एक्सप्लोर करने लगती है। अपनी माँ का कमरा ठीक करते वक्त वो खिड़की से बाहर देखती है, जहाँ उसे गेट के बाहर काले लिबास में एक औरत दिखती है, जो उसे देख वहां से चली जाती है। हनीफ को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हुआ और वो औरत कौन थी, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। जिसके बाद वो अपनी माँ के चीजों को देख इमोशनल हो जाती है और उसे वो रात याद आती है जब उसकी माँ का देहांत हुआ था। और फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि उस रात के बाद, जब उसकी माँ को किसी ईविल स्पिरिट ने पोजेस कर लिया था, उस दिन के बाद से वो बीमार रहने लगी थी और अक्सर उसे कमरे में कोई शैतानी आत्मा दिखाई देता था, जिसे देख वो बहुत डर जाती थी। जिससे तंग आकर एक दिन वो अपना सर जमीन पर पटक पटक कर अपनी जान दे दी थी। जिस खौफनाक मंजर को देख हनीफ और उसकी बहन बहुत डर गई थी। अपनी पत्नी की ऐसी हालत को देख उनके पिता भी टूट गए थे। तभी प्रेजेंट टाइम में साहिबा घर वापस आती है और हनीफ उनसे मिलने कमरे से बाहर चली जाती है। साहिबा कुछ खाने का सामान ले आई थी। वो हनीफ से रिक्वेस्ट करती है कि वे अगले 7 दिन तक यहीं रहें, क्योंकि 7 दिन बाद उनके अंकल के लिए प्रार्थना होगी, जिसके बाद अगर वे चाहें तो जा सकते हैं, जिसके लिए वो मान जाती है। जिसके बाद हनीफ उनसे आंट सबा के बारे में पूछती है। तब साहिबा बताती है कि उनकी माँ की मौत के बाद जब उन्हें शहर भेज दिया था, तब कुछ समय बाद उनकी आंट सबा भी ठीक उनकी माँ की तरह बीमार पड़ गई थी और अजीब हरकतें करने लगी थी। लेकिन जब वो इस बारे में सबा के पति कैर से बात की, तो वो गुस्सा हो गए और उन्हें काम से निकाल दिया। जिसके बाद उनकी आंटी सबा के साथ क्या हुआ, ये वो नहीं जानती। सारी बात को सुन हनीफ चिंता में पड़ जाती है और पूछती है कि ये सब उनके परिवार के साथ ही क्यों हो रहा है। पहले उसकी माँ, फिर पिताजी, फिर सबा आंटी और अब कैर अंकल। माहौल तो ठीक करने के लिए साहिबा कहती है कि वो चिंता ना करे, सब ठीक हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि वो और उसकी बहन ठीक रहे, क्योंकि उनकी खानदान में अब सिर्फ वही दोनों हैं। जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। ये देख एस्ती पूछती है कि क्या वो उनके साथ यहाँ नहीं रहेगी, जिस पर हनीफ कहती है कि वे अब बड़े हो गए हैं और खुद का ख्याल रख सकते हैं। उस रात जब एस्ती प्रार्थना खत्म करती है, तो अचानक कमरे का खिड़की खुल जाता है, जिसे चेक करने जब वो खिड़की के पास जाती है, तो वहां उसे अंकल कैर दिखाई देते हैं, जो उसे बुला रहे थे। जिसे देख उसके होश उड़ जाते हैं और तुरंत अपनी बहन को बुलाती है। लेकिन जब हनीफ वहां आती है, तो तब तक कैर की आत्मा वहां से गायब हो चुकी होती है। हनीफ को इस बार भी उसकी बात पर यकीन नहीं होता। उसे अब भी लग रहा था कि एस्ती को भ्रम हुआ है, क्योंकि बचपन से ही वो थोड़ा डरपोक टाइप की थी। लेकिन इस इंसिडेंट से एस्ती इतनी डर जाती है कि वो उसी वक्त वहां से जाने के लिए पैकिंग करने लगती है। ये देख हनीफ उसे मनाने की कोशिश करती है और कहती है कि वो तब तक गांव नहीं छोड़ेगी जब तक अंकल की आत्मा से जुड़ी सभी रस्में पूरी नहीं हो जाती। उसके लिए ये परिवार और परंपरा का सवाल था। एस्ती इस फैसले से खुश नहीं होती, लेकिन अपनी बहन को अकेला छोड़ने का मन भी नहीं बना पाती। आखिरकार वो ना चाहते हुए भी गांव में रुकने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद डिनर की तैयारी करने जब हनीफ बाहर आती है, तो उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। जब वो उसे चेक करने जाती है, तो हम कैर की आत्मा को उसके पीछे देख पाते हैं। इससे अनजान हनीफ खिड़की को बंद करने जाती है
जहां वो उस गुड़िया को देखती है जिसे उसने अपने बैग में लगाया था। और जब वो उसे लेने बाहर जाती है तो हम उसके पीछे कैर की आत्मा को घर के अंदर घूमते हुए देख पाते हैं, जिसका एहसास उसे भी होता है। लेकिन वो जब देखती है तब तक कैर गायब हो चुका होता है। उसी रात एस्ती देखती है कि अंकल कैर तेजी से कमरे के अंदर घुस रहे हैं और देखते ही देखते उसके कंबल के अंदर आ जाते हैं, जिसे देख एस्ती चिखने वाली होती है कि अचानक उसकी आंख खुल जाती है। वो हाँफ रही थी। उसे एहसास होता है कि ये सिर्फ एक भयानक सपना था। कुछ पल के लिए वो राहत की सांस लेती है, लेकिन तभी उसकी नज़र कमरे के दरवाजे पर पड़ती है। दरवाज़ा खुला हुआ था। ये देखकर उसके शरीर में फिर से डर की लहर दौड़ जाती है। अब वो समझ नहीं पाती कि जो कुछ उसने देखा था वो केवल सपना था या फिर किसी सच्चाई की झलक। वो पूरी रात इसी डर और उलझन में बिताती है। अगले दिन हनीफ घर के पुराने हिस्से की सफाई करने लगती है। सफाई करते हुए अचानक उसे एक नुकीला लकड़ी का टुकड़ा मिलता है। ये कोई साधारण चीज नहीं लग रही थी। हनीफ उस टुकड़े को ध्यान से देखती है। उधर एस्ती की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। तभी वो उस खिलौने को देखती है जिससे वो बचपन में डरा करती थी, जो अपने आप चल रहा होता है। ये देख वो और भी डर जाती है और उसकी नाक से खून निकलने लगता है और उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगता है। शाम के वक्त एस्टी किचन में आकर खुद खाना बनाने में मदद करने की बात करती है, जो बात हनीफ को अजीब लगती है क्योंकि इससे पहले वो कभी भी किचन में नहीं आई थी। लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और टेबल को डिनर के लिए ठीक करने चली जाती है, जहां वो अपनी बहन को बैठा हुआ देख चौंक जाती है। उसका दिमाग इस दृश्य को समझ ही नहीं पाता। आखिर एक ही समय में एस्टी वहां कैसे हो सकती है? जबकि वो खुद रसोई में काम कर रही थी। तो चेक करने वो दोबारा किचन में जाती है, जहां एस्टी अब भी रसोई में खाना बना रही थी, जिसे देख वो अपनी बहन को बुलाती है। लेकिन वो उसकी बहन नहीं, बल्कि वही ईविल स्पिरिट था जो उसकी बहन का रूप लेकर उसके सामने था, जिसे देख हनीफ के आंखों में खौफ पैदा हो जाता है। तभी एस्टी वहां आ जाती है और जिसके आते ही वो ईविल स्पिरिट वहां से गायब हो जाता है। डर से कांपती हुई हनीफ खुद को संभालने के लिए वॉशरूम की ओर भागती है। जैसे ही वो बाथरूम में पहुंचती है, उसकी नज़र बाथटब पर पड़ती है। धीरे धीरे बाथटब के अंदर से कोई आकृति उठने लगती है। वो कोई और नहीं बल्कि उनके मृत अंकल कैर थे। ये दृश्य देखकर हनीफ लगभग पागल हो जाती है। वो चीखते हुए वहां से भागती है और सीधे अपने कमरे की तरफ दौड़ती है। अब उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, एस्टी को लेकर किसी तरह इस घर से बाहर निकलना। लेकिन कमरे में पहुंचकर उसे पता चलता है कि एस्टी वहां नहीं है। घबराहट में वो उसे पूरे घर में ढूंढने लगती है। तभी उसे कैर के कमरे की तरफ से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं खुलता। तो वो दरवाजे के छोटी सी दरार से अंदर झांकती है। अंदर का दृश्य देखकर उसकी रूह कांप उठती है। वो देखती है कि एस्टी कमरे के बीच में बैठी हुई है और बहुत धीरे धीरे कैर के शरीर की मालिश कर रही है। वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रही थी, मानो वो पोजेस्ड हो। हनीफ कई बार उसका नाम पुकारती है और दरवाजा खोने की गुहार लगाती है, क्योंकि वो किसी भी हालत में अपनी बहन को बचाना चाहती थी। कुछ देर बाद जब दरवाजा खुलता है, हनीफ तुरंत एस्टी को पकड़कर वहां से खींच लाती है। अब वो एक पल भी उस घर में रुकना नहीं चाहती थी। वो जल्दी जल्दी दोनों का सामान पैक करती है और रात के अंधेरे में ही गांव छोड़ने का फैसला कर लेती है। लेकिन जैसे ही दोनों घर से बाहर निकलती हैं, अचानक हनीफ को तेज चक्कर आने लगते हैं। वो खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी ताकत जवाब देने लगती है। गिरने से ठीक पहले उसकी नज़र एस्टी पर पड़ती है। एस्टी अब पहले जैसी नहीं दिख रही थी। उसके चेहरे के हाव भाव बदल चुके थे। हनीफ के कानों में सिर्फ एक बात गूंज रही थी कि वो अगले 40 दिन तक वापस आएगा, जिसे वो और बर्दाश्त नहीं कर पाती और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। अगली सुबह हनीफ समझ जाती है कि मामला बहुत गंभीर है। वो एस्टी को बताती है कि उनके यहाँ एक मान्यता है कि मृत्यु के बाद अगले 40 दिनों तक आत्मा अपने अधूरे कामों और इच्छाओं के कारण बार बार लौट सकती है। उसका मानना था कि अंकल कैर की आत्मा भी अब इसी कारण वापस आ रही है और वे चाहे कहीं भी चले जाए, उससे बच पाना आसान नहीं होगा। अब दोनों बहनों के मन में एक ही सवाल था, आखिर अंकल कैर ने मरने से पहले उन्हें गांव वापस क्यों बुलाया था? इस रहस्य का जवाब खोजने के लिए वे उनके कमरे की तलाशी लेना शुरू करती हैं। काफी खोजबीन के बाद उनकी नज़र अलमारी के ऊपर रखे एक पुराने और धूल से ढके बक्से पर पड़ती है। वे उसे नीचे उतारती हैं और खोल कर देखती हैं। अंदर एक बेहद पुरानी किताब रखी हुई थी। जैसे जैसे वे उसके पन्ने पलटती हैं, उन्हें पता चलता है कि किताब में ईविल स्पिरिट, काले जादू और आत्माओं से जुड़े रहस्यमय रिचुअल्स का वर्णन किया गया है। किताब के अंदर सावधानी से छिपाकर रखी गई एक पुरानी तस्वीर भी मिलती है। तस्वीर में दोनों बहनें
अपने माता पिता के साथ दिखाई देती हैं। ये देखकर वे और भी उलझन में पड़ जाती हैं। लेकिन असली झटका तब लगता है जब वे किताब का आखिरी पन्ना पढ़ती हैं। वहां लिखी बातों को पढ़कर दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अंकल कैर ने कभी ईवल स्पिरिट के साथ एक समझौता किया था। उस सौदे की शर्त ये थी कि उन्हें अपने पूरे परिवार की बलि देनी होगी, लेकिन किसी कारणवश वो अपने इस भयानक मिशन को पूरा नहीं कर पाए। एज ए रिजल्ट उनकी आत्मा शांति नहीं पा सकी और अब भयंकर यातना झेल रही थी। इसी वजह से उनकी आत्मा बार बार लौट रही थी और शायद उसी अधूरे समझौते को पूरा करने की कोशिश कर रही थी। अब दोनों बहनों को उस भयानक रहस्य की असली वजह समझ में आ जाती है। अंकल कैर ने उन्हें गांव केवल अंतिम बार देखने के लिए नहीं बुलाया था। सच तो ये था कि उनका अधूरा शैतानी समझौता अभी भी पूरा नहीं हुआ था। उस सौदे के अनुसार अपने पूरे परिवार की बलि देना जरूरी था, और क्योंकि वो ऐसा करने में असफल रहे थे, उनकी आत्मा लगातार यातना झेल रही थी। किताब के अनुसार यदि वो अपनी दोनों भांजियों की बलि नहीं दे पाए तो वो ईवल स्पिरिट उनकी आत्मा को हमेशा के लिए पीड़ा देती रहेगी। ये सच जानकर दोनों बहनें डर से कांप उठती हैं। वे तुरंत अपनी आंट साहिबा को फोन करती हैं, लेकिन दूसरी तरफ से आंट साहिबा की नहीं बल्कि अंकल कैर की आवाज़ सुनाई देती है। अब उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि ये घर किसी ईवल स्पिरिट के कब्जे में आ चुका है और यहाँ रहना उनकी मौत को बुलावा देने जैसा है। वे बिना समय गवाए घर से भागने का फैसला करती हैं, लेकिन जैसे ही दोनों दरवाजे तक पहुंचती हैं, अचानक एक अदृश्य शक्ति उन्हें जोर से पीछे खींच लेती है। तभी वे आंटी साबा को देखते हैं, जिन्हें देख वे दोनों बेहोश हो जाती हैं। शाम को जब उनकी आंख खुलती है तो वे हैरान रह जाती हैं। वे अपने अपने बिस्तरों पर लेटी हुई थीं, लेकिन अब उन्हें यकीन हो चुका था कि आंटी साबा की गुमशुदगी और अंकल कैर के रहस्य का आपस में कोई गहरा संबंध है। इसलिए वे पूरे घर में आंटी साबा को ढूंढना शुरू कर देती हैं और लकीली उन्हें बारामदे में आंटी साबा दिखती हैं। लेकिन जब वे बाहर जाते हैं तो वहां कोई नहीं होता, जिसे देख वे हैरान हो जाते हैं। तभी उन्हें सामने अंकल कैर दिखाई देते हैं। वे धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहे थे, लेकिन अगले ही पल उनकी आकृति हवा में गायब हो जाती है। ये देखकर दोनों बहुत डर जाती हैं। इसी बीच एस्ती की हालत फिर से बिगड़ने लगती है। उसे अचानक तेज उल्टियां होने लगती हैं। ये दृश्य देख हनीफ के होश उड़ जाते हैं। वो अपनी बहन को कसकर गले लगा लेती है। आधी रात के आसपास एक बार फिर घर के बाहर से अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिससे हनीफ की नींद टूट जाती है। वो हिम्मत जुटाकर बाहर देखने जाती है और वहां उसे फिर से अंकल कैर दिखाई देते हैं। उनकी भयानक आकृति अंधेरे में खड़ी थी, जो देखते ही देखते हवा में लेविटेट करने लगती है। दूसरे दिन की सुबह वे दोनों घर के आंगन से चिल्लाने लगते हैं ताकि कोई उनकी पुकार सुन उनकी मदद के लिए आ जाए, लेकिन उनके घर के आसपास कोई नहीं रहता था, जिस कारण वे हताश होकर वापस घर के अंदर चले जाते हैं। दूसरी ओर आंट साहिबा जब बार बार फोन मिलाने के बावजूद उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाती, तो उसे महसूस होने लगता है कि घर में कुछ बहुत गलत हो रहा है। चिंता से घबराकर वो खुद वहां जाने का फैसला करती है। इसी दौरान घर के अंदर बैठी दोनों बहनों के मन में अनगिनत सवाल घूम रहे थे। वे समझ नहीं पा रही थीं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया था कि अंकल कैर की आत्मा उनसे इतनी नफरत करने लगे। तभी हनीफ की नज़र एक पुरानी तस्वीर पर पड़ती है। तस्वीर उसी बंगले की थी जिसमें वे इस समय रह रही थीं। तस्वीर को ध्यान से देखते ही उसके दिमाग में कई बिखरे हुए सुराग एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं और आखिरकार पूरे रहस्य का पर्दाफाश हो जाता है। उन्हें पता चलता है कि ये बंगला असल में उनके पिता की संपत्ति थी। उनके पिता इसे बेचकर शहर में बसना चाहते थे ताकि उनका परिवार बेहतर जीवन जी सके, लेकिन अंकल कैर की नज़र इस संपत्ति पर थी। वो किसी भी कीमत पर इस बंगले पर कब्जा करना चाहता था। जब उनके पिता ने यह फैसला लिया, तब कैर के मन में लालच और घृणा इतनी बढ़ गई कि उसने पूरे परिवार को रास्ते से हटाने की योजना बना डाली। अब हनीफ को समझ में आ जाता है कि ये सब किसी जिन्न या आत्माओं की कहानी से कहीं ज्यादा गहरा था। इसकी जड़ में लालच, विश्वासघात और हत्या का भयानक इतिहास छिपा हुआ था। ये सच जानकर उसके भीतर वर्षों का दबा हुआ गुस्सा फूट पड़ता है। वो सीधे कैर के कमरे में जाती है और पूरी ताकत से चिल्लाती है कि उन्हें अब इस बंगले से कोई लगाव नहीं है। वे इसे छोड़ने के लिए तैयार हैं। वो कैर की आत्मा को कहती है कि अगर ये सब केवल इस संपत्ति के लिए हो रहा है, तो वो इसे हमेशा के लिए छोड़ने को तैयार है। हनीफ गुस्से और दर्द से भरी आवाज में अंधेरे की ओर देखती है और कहती है कि उन्हें इस बंगले से कोई मतलब नहीं है। अगर यही कारण है कि उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है, तो वे ये घर छोड़ने के लिए तैयार हैं। वो रिक्वेस्ट करती है कि बस अब उन्हें और पीड़ा न दी जाए। तभी उसकी नज़र बिस्तर के नीचे लकड़ी के फर्श पर पड़ती है।
वहां का एक हिस्सा बाकी फर्श की तुलना में थोड़ा ढीला दिखाई देता है। शक होने पर वो उसे हटाने लगती है, लेकिन जैसे ही लकड़ी का टुकड़ा निकलता है, उसके नीचे जो दिखाई देता है, उसे देखकर दोनों बहनों की सांसें थम जाती हैं। वहां एक मानव कंकाल छिपा हुआ था, जिसे देखकर वे तुरंत पहचान जाती हैं कि वो आंटी साबा का था। ये खोज पूरे रहस्य की सबसे भयानक कड़ी साबित होती है। अब उन्हें साफ समझ में आ जाता है कि अंकल कैर ने वर्षों पहले जो कहानी सुनाई थी, वो पूरी तरह झूठ थी। उसने कहा था कि साबा घर छोड़कर कहीं चली गई थी, लेकिन असलियत ये थी कि उसने उसकी हत्या कर दी थी और सबूत छिपाने के लिए उसके शव को घर के भीतर ही दफना दिया था। ये सच जानकर दोनों बहनें डर से कांप उठती हैं। अब उन्हें एहसास हो जाता है कि वे जिस व्यक्ति को अपना अंकल समझती थीं, वो वास्तव में एक निर्दयी हत्यारा था। बिना समय गंवाए वे वहां से भागने का फैसला करती हैं, लेकिन जैसे ही वे रसोई के पास पहुंचती हैं, अंदर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। दोनों सावधानी से अंदर झांकती हैं और वहां अपनी आंट साहिबा को खड़ा देखती हैं। शुरुआत में उन्हें राहत महसूस होती है, लेकिन अगले ही पल कुछ गड़बड़ नजर आती है। उसका व्यवहार बेहद अजीब और डरावना था। वो अननेचुरल ढंग से खड़ी थी और उसकी हर हरकत किसी इंसान से ज्यादा किसी कठपुतली जैसी लग रही थी। तभी दोनों को समझ में आता है कि ये असली आंट साहिबा नहीं हो सकती। ये कैर की आत्मा द्वारा रचा गया एक और भ्रम था। अगले ही पल उस नकली आंट साहिबा की आंखें पूरी तरह सफेद हो जाती हैं। ये दृश्य इतना डरावना था कि दोनों बहनों के शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। उसी समय हनीफ महसूस करती है कि उसके शरीर पर उसका नियंत्रण कमजोर पड़ रहा है। उसे समझ में आ जाता है कि कैर की आत्मा अब उसके शरीर पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। तभी एस्ती पूरी ताकत लगाकर अपनी बहन को वहां से खींच ले जाती है और उसे उस कमरे से बाहर निकाल देती है। ठीक उसी समय एक और घटना घटती है। असली आंट साहिबा आखिरकार घर पहुंच चुकी होती है। पहले तो उन्हें समझ में नहीं आता कि कौन असली है और कौन शैतानी आत्मा, लेकिन कुछ ही पल में उन्हें असलियत का पता चल जाता है, जिसे जान दोनों बहनें राहत की सांस लेती हैं और उन्हें पिछले कुछ दिनों में घटित सभी भयानक घटनाओं के बारे में बता देती है, जिसके साथ ही उन्हें आंटी साबा और वो ईविल किताब भी दिखाती हैं। ये सब सुनकर आंट साहिबा स्तब्ध रह जाती है। तभी हनीफ वो हथियार भी लाकर उन्हें दिखती है, जिसे देख आंट साहिबा को याद आता है कि जब दोनों बहनों के माता पिता की मृत्यु हुई थी, तब उन्हें सहारा देने वाला कोई और नहीं बल्कि अंकल कैर ही था। उसने ही दोनों बच्चियों को अपने घर में रखा और उनकी परवरिश की। फिर एक समय ऐसा भी आया था जब आंटी साबा अचानक मानसिक रूप से बीमार हो गई थीं। उसी दौरान कैर ने आंट साहिबा को आदेश दिया था कि वो दोनों बच्चियों को घर से दूर ले जाए ताकि वे सुरक्षित रह सकें। ये बात आंट साहिबा को परेशान करने लगती है। अगर कैर सचमुच किसी डेमोनिक रिचुअल में शामिल था और परिवार की बलि देना चाहता था, तो उसने उस समय ही दोनों बच्चियों को क्यों नहीं मार दिया? वो उन्हें बचाने की कोशिश क्यों करता? इसी उलझन के बीच उसकी नज़र उस हथियार में छुपी एक नोट पर पड़ती है, जिसमें लिखा था कि अंधेरा कितना भी गहरा हो, लेकिन रोशनी से कभी भी जीत नहीं सकती। जो बात उनको समझ में नहीं आती। तभी एस्ती की हालत बिगड़ने लगती है, जिसे देख वे सब कुछ भुलाकर उसकी देखभाल करने लग जाती है। लेकिन कुछ ही पलों बाद वो ईविल स्पिरिट एस्टी को पजेस कर लेती है और एक हिंसक चीख के साथ आंट साहिबा पर झपट पड़ती है। आंट साहिबा खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसी समय पूरे बंगले की बिजली अचानक चली जाती है। पूरा घर घने अंधेरे में डूब जाता है। हनीफ एक टॉर्च लेकर कमरे की ओर आती है। कमरे के फर्श पर आंट साहिबा बेहोश पड़ी होती है। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, जबकि एस्ती कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। ये देखकर हनीफ के दिल की धड़कनें और तेज हो जाती हैं। हनीफ तुरंत अपनी बहन को ढूंढने निकल पड़ती है। तभी अचानक उसे अंकल कैर खड़े दिखाई देते हैं। शुरुआत में उसे लगता है कि वो फिर से उन पर हमला करने आया है, लेकिन कैर की आत्मा उसके पीछे इशारा करती है। ये देखकर हनीफ पलटती है और अपने सामने आंटी साबा की आत्मा को देखती है, लेकिन अब उसके सामने सारी सच्चाई आने वाली थी। वर्षों से सभी लोग ये मानते आए थे कि इस पूरे रहस्य और घटनाओं के पीछे कैर का हाथ था, लेकिन असल में ईविल स्पिरिट के साथ समझौता करने वाली साबा थी। वो बताती है, हनीफ और एस्ती की माँ हमेशा उसका अपमान करती थी, क्योंकि साबा के कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए उसे बार बार बांझ कहकर ताने दिए जाते थे। समय के साथ ये अपमान इतना बढ़ गया कि आखिरकार वो और कैर उस घर से निकल गए। उस दिन से साबा के भीतर बदले की आग जलने लगी। अपमान, नफरत और बदले की भावना ने उसे अंधेरे रास्ते पर धकेल दिया। उसने शपथ ली कि वो उनके पूरे परिवार को बर्बाद करके रहेगी। इसी बदले की भावना में उसने ईविल स्पिरिट का सहारा लिया
और एक भयानक रिचुअल का हिस्सा बन गई। सोरोप, ये कहकर वो हनीफ पर हमला करने आती है, लेकिन डर के मारे हनीफ अपनी आंखें बंद कर लेती है, जिससे साबा की आत्मा गायब हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाती कि तभी अचानक एस्ती वहां आ जाती है। उसकी आंखें खाली थीं और वो बार बार सिर्फ सोरोप दोहरा रही थी, जिसके साथ ही वहां कई और आत्माएं उसके सामने आ जाती हैं। हनीफ अपनी बहन की ओर बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन एक अदृश्य शक्ति एस्ती को जोर से पकड़ लेती है और घसीटते हुए साबा के कमरे के अंदर चली जाती है और कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। हनीफ जब कमरे के अंदर जाती है तो एस्ती को हवा में लेविटेट करते हुए देख उसकी आंखों में खौफ छा जाता है। तभी साबा की आत्मा उस पर हमला कर उसे बेहोश कर देती है और फ्लैशबैक में हमें उस हथियार के सच्चाई का पता चलता है। असल में जब साबा ने सोरोप का वो रिचुअल किया था तो उसे ऐसा करते हुए हनीफ के पिता ने देख लिया था, तो अपने परिवार को बचाने के लिए उसने एक तांत्रिक से मदद मांगी, जिसने उसे मंत्रों से सुसज्जित वो हथियार दिया जिससे वे उस आत्मा का सामना कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि वे उस हथियार को लेकर वापस घर आ पाते, उससे पहले ही उस ईविल स्पिरिट ने उन पर हमला कर उन्हें मार दिया था। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में वापस आती है। तभी आंट साहिबा किसी तरह होश में आ जाती है और हनीफ को होश में लाती है। आंट साहिबा बताती है कि इस लकड़ी के अंदर एक गुप्त कागज छिपा हुआ है। जब वे उसे खोलकर देखते हैं तो उसके भीतर एक विशेष मंत्र लिखा हुआ मिलता है, जिसके अनुसार ये मंत्र साबा की आत्मा को हमेशा के लिए मुक्त कर सकता है और उसके आतंक का अंत कर सकता है। लेकिन जैसे ही आंट साहिबा ये बात पूरी करती है, एक रहस्यमयी शक्ति उन्हें पीछे की ओर खींच लेता है। उसी समय हनीफ को अपनी बहन की चीख सुनाई देती है। वो तुरंत उसकी तरफ दौड़ती है, जहां एस्ती की हालत बहुत खराब थी, जिसे लेकर वो वहां से भागती है। तभी हम साबा की आत्मा को उनका पीछा करते हुए देखते हैं। दोनों बहनें घर के एक कोने में जाकर छिप जाती हैं। कुछ क्षणों तक सन्नाटा छाया रहता है, फिर अचानक साबा की आवाज पूरे घर में गूंजने लगती है। इस बार वो अपने अतीत का असली सच बताना शुरू करती है। वो स्वीकार करती है कि वर्षों पहले जब कैर ने दोनों बच्चियों को घर से दूर भेज दिया था, तब उसका बदला अधूरा रह गया था। वो उन दोनों को मारना चाहती थी, लेकिन कैर ने उन्हें उससे बचा लिया था। इसलिए वो कभी अपनी प्रतिशोध की योजना पूरी नहीं कर सकी। उसी अधूरे बदले की आग में उसकी आत्मा वर्षों तक जलती रही। अब जब दोनों बहनें दोबारा इस घर में लौट आई थीं, तो उसे आखिरकार अपना बदला पूरा करने का मौका मिल गया था। ये सुनकर हनीफ और एस्ती समझ जाती हैं कि कैर दुष्ट नहीं था, जैसा वे अब तक समझ रही थीं। वो आखिरी समय तक उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था, जबकि असली खतरा हमेशा से साबा थी, जो अपने भीतर वर्षों की नफरत, अपमान और प्रतिशोध का जहर लिए इस परिवार के विनाश का इंतजार कर रही थी। साबा अपनी पूरी कहानी सुनाने के बाद बताती है कि उसकी मौत के बाद भी उसे शांति नहीं मिली, क्योंकि वो खुद उस रिचुअल का हिस्सा बन चुकी थी। अब उसके पास केवल एक आखिरी मौका बचा था। अगर वो हनीफ और एस्ती दोनों को मार देती तो उसका अधूरा प्रतिशोध पूरा हो जाता और उसकी आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती। ये सुनकर दोनों बहनों को समझ में आ जाता है कि अब बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, साबा का सामना करना। डर के बावजूद हनीफ अपने भीतर साहस जुटाती है और सीधे साबा का सामना करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन जैसे ही वो उसके करीब पहुंचती है, साबा उस पर हमला कर देती है और उसका गला दबाने लगती है। हनीफ उस लकड़ी को उठाकर पूरी शक्ति से साबा के पेट में घोंप देती है और उन मंत्रों का उच्चारण करने लगती है, जिससे देखते ही साबा की आत्मा जल खत्म हो जाती है। जिसे देख हनीफ और एस्ती राहत की सांस लेती हैं। दूसरे दिन की सुबह वे दोनों उस घर से फाइनली निकलने वाली होती हैं कि तभी दरवाजे पर वही काले लिबास पहनी औरत आती है, जो बताती है कि वो उस किताब को लेने आई है और ये भी कहती है कि अभी 40 दिन पूरे नहीं हुए हैं और उससे पहले वे इस घर से नहीं जा सकते। जिसके अगले ही पल वो औरत गायब हो जाती है। ये नज़ारा देख दोनों बहनें बहुत डर जाती हैं। तभी कैर के कमरे से उन्हें साबा की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुन डर के मारे वो तुरंत उस घर से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा अपने आप लॉक हो जाता है। वे चिल्लाती रहती हैं, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता और हम घर के बाहर आंट साहिबा और उसके पति को मरा हुआ देखते हैं। मतलब उस हथियार से उस बुरी आत्मा को रोका जा सकता है, लेकिन ख़त्म नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। इसी के साथ ये फिल्म यहीं एंड हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक दूसरी एक्सप्लेनेशन में, जहां डर का बसेरा हो।